नाज़रीन, मैं हूँ कुर्बान बलोच। आज मैं आपको ले आया हूँ पार्लियामेंट हाउस, और हमारी ये अब कोशिश होगी कि जो अवाम के मसाइल हैं वो हुकूमत के गोश गुजार करें, और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से पार्लियामेंट में जो भी चीज़ें हैं वो उनको आगाह भी करें, और उनका जो पैगाम है वो हुकूमत के कानों तक पहुँचाएँ। आज इसी हवाले से हमारे साथ मेहमान हैं पार्लियामानी उमूर के मुमलकती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान साहब। तो आएँ आज बात करते हैं अली मोहम्मद ख़ान साहब से, और उनसे पूछते हैं कि हुकूमत लोगों के लिए क्या कर रही है। तो अली मोहम्मद ख़ान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि लोगों के साथ मुश्किलात हैं, सियासी मुल्क में अदम इस्तेकाम है, बहुत अफवाहें चल रही हैं और मसाइल हैं, और लोग परेशान हैं, कंफ्यूज हैं कि मुल्क में पता नहीं क्या हो रहा है। तो आप बताएं लोगों को कि मुल्क में सियासी हवाले से क्या हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने पूछे, देखें, हुकूमत चल रही है, बेहतरीन। मसाइल हैं, चैलेंजेस जो हैं वो बेशुमार हैं, क्योंकि ये एक रिफॉर्म की रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट है। रेवोल्यूशनरी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि चीज़ों को नए सिरे से ठीक करना है, और रिफॉर्म की इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास कोई ना दो था, अक्सरियत थी, और ना कोई यहाँ खुदा न खास्ता कोई खूनी इनकलाब आया था कि हम जो है तलवार उठा के सारा जो है तलवार के ज़ोर पर ठीक करें। मौजूदा सिस्टम को चलाते हुए उसको बेहतरी की तरफ लेके जाना था। और ये इस तरह ही है जैसे आप एक मशीनरी बिल्कुल जंग आलूद हो, ख़राब हो, और आप आके उसको उसी मशीनरी को ठीक करते हुए चलाएँ। बड़ा चैलेंज था, और इमरान खान साहब को अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत दी है, बड़ा हौसला है इस आदमी का, और बड़ा इनका जो है एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा विज़न है। पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार सन 47 के बाद एक ऐसा आदमी आया जो वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पे बैठ के इस बात की हिम्मत रखता था कि वो दुनिया के सामने, ख़ासकर मगरिबी दुनिया के सामने, इस्लाम का असल रंग पेश कर सके, जिसको अमरीका जाकर, जहाँ लोग वहाँ पे बड़ा कहते थे ना कि हम तो बड़े लिबरल हैं, अमेरिका में जाके इमरान खान साहब मदीना की फ़लाही रियासत की बात करते हुए, मदनी रियासत की बात करते हुए शर्माते ना हों। पहली बार हुआ, क्योंकि माजी में दीन वाली बातों से लोग जो हुक्मरान वक्त होते थे वो ज़रा दूर रहते थे कि भाई फ़लाना नाराज़ हो जाएगा। मैं किसी मुल्क का नाम नहीं लेता, वेस्टर्न कंट्रीज़ की बात कर देते हैं कि ये मुल्क नाराज़ हो जाएगा तो फ़लाना नाराज़ हो जाएगा। इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म है जिसने पाकिस्तान के नेशनल नेटवर्क पे भी बैठ के स्पीच की, और यूनाइटेड नेशंस में भी जाके स्पीच की, और ख़त्म नबूवत का फ़लसफ़ा वेस्ट को समझाया और पढ़ाया कि जब आका नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबीय्यीन के ख़िलाफ़ आप लोग हरकत सराई करते हैं तो हमें तकलीफ़ क्यों पहुँचती है कि इज़हार राय की आज़ादी जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। साथ साथ फिर मुल्क को ठीक करना, यूथ को सियासत में लेके आना, और सबसे बड़ा काम जो है ना बलोच साहब, स्टेटस को चैलेंज करना, अपनी जान की परवाह ना करते हुए। ये भी उनको पता है कि मेरे पास कोई सारे जो हैं वो खालिद बिन वलीद और रज़ियल्लाहु अन्हु, और मेरे पास कोई साथ बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु अन्हु तो नहीं है, मेरे साथ टीम में इसी माशरे के लोग हैं। उनके साथ खड़े होकर वक्त के स्टेटस को छेड़ना और उसको ललकारना, ये बड़ा मुश्किल काम था। अल्लाह ने उन पर आसान किया है, उनको अल्लाह ने हिम्मत दी है, और हम खान के साथ तब तक खड़े हैं जब तक ये पाकिस्तान इस्लाम की उस फ़लसफ़े पे नहीं वो पहुँचता जिसके लिए मुल्क बनाया था। और मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि महंगाई नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि अपोजिशन जो है उनकी जो है स्ट्रेंथ नहीं है, उनके पीछे भी लोग हैं, काफ़ी सारे हैं, वो जलसे जुलूस भी करते हैं। लेकिन इतना मैं बता दूं, इंशाल्लाह इमरान खान का बाल भी बैका नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पीछे जो है ना इस कौम की माओ बहनों की दुआएं हैं। मेरा सिर्फ एक सवाल है पाकिस्तान की अवाम से, देख लें पाकिस्तान को तबाह करने वाले कौन थे और बचाने वाले कौन हैं। अगर आपका दिल गवाही देता है कि बचाने वाला इमरान खान है, कोशिश कर रहा है, कितना बचा पाएगा वो अल्लाह को मालूम है, तो फिर इस बात से किसी को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह हमेशा हक़ के साथ होता है। सर, आपने बात की अल्लाह की दुआएं, हाँ जी, यकीनन मुसलमान है, सब मुसलमान सबका ईमान है, लेकिन लोग चीख रहे हैं, महंगाई है, परेशानी है, अमन की सूरत हाल आपके सामने है, और जो अपोजिशन जो अपना एक बयान दे रही है, क्या उसको आप झुठला पाएंगे कि लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा? महंगाई बढ़ गई है, बेरोज़गारी बढ़ गई है, और मज़ीद आप लोग बेरोज़गारी करने जा रहे हैं, इदारे बंद करने जा रहे हैं। महंगाई है, उससे इनकार नहीं है, और महंगाई कम हो रही है, उससे भी इनकार मुमकिन नहीं है। कोशिश की जा रही है कि प्राइसेस को कंट्रोल किया जाए इंशाल्लाह। रोज़गार की आपने बात की,
सरकारी इदारों में लोगों को बग़ैर मेरिट के जहाँ 3 बंदों का काम हुआ 30 भर्ती करना बलोच साहब रोज़गार देना नहीं है। सरकारी इदारे रोज़गार देने के लिए नहीं होते। सरकारी इदारे लोगों को सर्विसेज देने के लिए होते हैं, रोज़गार का माहौल बनाते हैं, प्राइवेट सेक्टर को और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को और मुल्क की इन्वेस्टमेंट को उठाते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, बिल्डिंग्स बनती हैं, नए नए कारोबार बनते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और प्राइवेट सेक्टर में अब जॉब क्रिएशन करते हैं, लाखों लोग वहाँ भर्ती होते हैं। आज आपका सारा इदारे क्यों खसारे में है? जो काम हुकूमतों के करने के थे वो उन्होंने नहीं किए, जो प्राइवेट सेक्टर का काम था उनको करने नहीं दिया। हुकूमतों का काम था कि आप स्टील मिल को, PIA को, रेलवे को, वफाकी इदारों को, वापडा को, पेस्को को, लेस्को को, मैपको को, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स को, इनको सर्विसेज का इदारा बनाते कि वो लोगों को रिलीफ देते, लोगों को सहूलत देते। और मैं अपोजिशन को भी कहना चाहता हूँ, देखें आपसे हमारी ज़ाती कोई दुश्मनी थोड़ी है। आप इस मुल्क के शहरी हैं, हम भी शहरी हैं। आपने 4 और 3 बार हुकूमतें की हैं, हमारी पहली बार है। अगर आप समझते हैं कि हमारी कोई ना तजर्बाकारी है तो आएँ हमें गाइड करें। पार्लियामेंट में मैं बैठा हूँ, मैं पार्लियामेंट का वज़ीर हूँ, मैं आपको एज अ पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर की दावत देता हूँ। आएँ पार्लियामेंट में, आप मोशंस लेके आएँ, आप लॉज लेके आएँ, हमारी जो कारकर्दगी ख़राब हो वहाँ आप हमारी तस्हीह करें, आप हमारा आईना बने। क्योंकि मैंने सेनेट में उस दिन कहा कि आएँ हमारा आईना बने, कभी हम आपका आईना हुआ करते थे। हाँ, अगर आप पत्थर उठा के आईना तोड़ना चाहते हैं वो हम आपको करने नहीं देंगे, क्योंकि इमरान खान को प्लेट में रख के हुकूमत नहीं मिली। 22 साल जदोजहद की है और मैं चैलेंज करता हूँ, 22 साल जदोजहद इस मुल्क में पाकिस्तान बनने के बाद मुल्क को ठीक करने की किसी ने भी नहीं की। भुट्टो साहब की एक मूवमेंट थी, लेकिन वो 2-3 साल पर मुहित थी जब अयूब खान साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बगावत की। बाकी इमरान खान साहब को इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। अवाम को ये होप देना चाहता हूँ कि मुश्किल सूरत हाल है, हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि मैं नहीं कहता बलोच साहब, अल्लाह क्या कहता है, फ़इन्न मअल उसरि युस्रन, इन्न मअल उसरि युस्रा। हर तकलीफ़ के साथ आसानी है, हर तकलीफ़ के साथ आसानी है। मैं पूरी उम्मीद हूँ इंशाअल्लाह। 31 तारीख को कह रहे हैं जी वज़ीर-ए-आज़म जो है वो चले जाएंगे, 31 जनवरी आने वाली है और इसके साथ ही इस्लामाबाद में भी एहतिजाज का ऐलान किया है PDM ने और पिंडी में भी एहतिजाज का ऐलान किया है। इस पर आप क्या कहें? मैं तो देखें, एक तो पॉलिटिकल स्लोगन है ना कि 31 को खान साहब चले जाएंगे, तो वो तो रोज़ चले जाते हैं बनी गाला घर, सुबह फिर आ जाते हैं। बाकी एहतिजाज का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उनका हक़ है, बलोच साहब करें एहतिजाज, किसने रोका है? लेकिन एहतिजाज किस बात पे कर रहे हैं? धांधली हुई है, इस बात पे कर रहे हैं। तो किसने फ़ैसला किया कि धांधली हुई है? हमने तो जब धांधली की बात की तो हम पिटिशंस लेके गए थे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट में फिर हमने पूरा केस लड़ा। आपने किसी इदारे पे तो एतमाद करना है ना। अगर आप समझते हैं कि आपके साथ धांधली हुई है तो एक न्यूट्रल आर्बिटर इस मुल्क में सुप्रीम कोर्ट है। मुझे आज बता दें, मरीम साहिबा की तो बात इसलिए नहीं करता क्योंकि वो नॉन पॉलिटिकल हैं, उन्होंने अभी ज़िंदगी में काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। वो जब लड़ेंगी फिर देखेंगे कि वो जीत सकती हैं कि नहीं। लेकिन मैं जो जीते हुए हैं शहबाज साहब को कहना चाहता हूँ और जरदारी साहब, क्योंकि दोनों अपनी जमातों के लीडरान भी हैं और इलेक्शन जीत के आए हैं, या बिलावल साहब भी इलेक्शन जीत के आए हैं, उनको ये कहना चाहता हूँ, अगर आपके साथ वाकई धांधली हुई है तो बड़े पैमाने पे हुई होगी ना। मतलब है, इलेक्शन पाकिस्तान में जब धांधली होती है और आपकी हुकूमत बननी चाहिए तो हुकूमत बनने के लिए 180 के करीब सीटें चाहिए होती हैं, तो कम से कम 50-60 सीटों पे तो हुई होगी ना। तो कितनी पिटिशंस है आपकी तो पिटिशंस ही इलेक्शन कमीशन में जो है वो सिर्फ 10-11 है और सुप्रीम कोर्ट आप गए तक नहीं है। तो मैं नहीं समझता कोई इसमें कोई दम है। तहरीक इनकी पहले दम तोड़ चुकी है और अगर थोड़ी बहुत कोई रकत और सिकत बाकी थी तो हमारे उधर मालाकंड आके पहाड़ियों से बिलावल साहब टकरा के वापस चले गए हैं। तो तहरीक इनकी दम तोड़ चुकी है, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, अपना टाइम पास कर रहे हैं और कौम का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। नैब के हवाले से बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये मामला जो है वानी बाला में भी आया है, वानी ज़ेरी में भी आया। नैब की कारकर्दगी पे बहुत तनकीद हो रही है। हाँ जी, उस पर तो हम भी मुतमईन नहीं हैं। हम समझते हैं जिन्होंने पैसा खाया था उनको सिर्फ नोटिस देके और जो है लॉकअप्स में बंद करने के लिए नैब नहीं बनी, उनसे पैसा निकलना चाहिए। पाकिस्तान का पैसा लूटा है, लूटा ना होता तो जब हम हुकूमत में आए हैं उस वक्त के वज़ीर ख़जाना असद उमर साहब से पूछें। इमरान खान साहब ये बात काफ़ी दफ़ा कर चुके हैं और असद भाई भी कर चुके हैं। 1 महीने का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इस मुल्क में नहीं था। मतलब ये हुआ कि लूट हुई थी। ये देखना है कि लूट किसने की। जिसने भी की, एक बंदे ने तो कम से कम नहीं की थी, क्योंकि 2018 से पहले वो एक दिन भी वजारत में नहीं रहा, वो था इमरान खान। तो वो तो हो गया बाहर, पहले ही सुप्रीम कोर्ट से क्लियर होके आया हुआ है। 8 महीने उन पैसों का हिसाब दिया जो सरकार के ही नहीं थे। बाहर वो बंदा कमाता रहा, पाकिस्तान बाहर से लाए हुए पैसे का जवाब देता रहा और ये लोग उस पैसे का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है जो इधर वज़ीर आज़म और वज़रा होते हुए पाकिस्तान से बाहर निकाला। तो
नैब को तो मैं ये कहूँगा, क्योंकि न्यूट्रल इदारा है और मैं चूँकि वकील हूँ तो मैं हमेशा एहतराम से ही उनकी बात करता हूँ कि मेरी ख्वाहिश ये है कि हम पार्लियामेंटेरियंस अपने पे चलो हम बोझ रखते हैं कि हम पार्लियामेंटेरियंस नैब के लॉज को इतना रिफॉर्म करें और तेज़ करें कि आपके हाथ तगड़े हों, मजबूत हों, और आप उन लोगों से वो पैसा निकालें जो हमारे कौम की चमड़ी उधेड़ के जो है वो पाकिस्तान से निकाल के ले गए हैं। इसके हवाले से कोई अपोजिशन से कोई बात हो रही है, मुज़ाकरात हो रही है कि नेब लॉज में रिफॉर्म्स दिए जाएं, उसको यार बेहतर किया बलोच जाए? साहब देखें, आप उनसे कैसे मुज़ाकरात कर सकते हैं इस बात पे जिन पे इल्ज़ाम ये है। जब FATF का तो नैब से कोई ताल्लुक़ नहीं था ना। FATF तो एक ऐसा लॉ था कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था और ब्लैक लिस्ट में जाने का ख़तरा था। अगर ब्लैक लिस्ट में चला जाता तो क्या होता, आप पे ट्रेड सैंक्शंस लगते, जो आपके पाकिस्तानी बाहर जॉब करते हैं उनको भेज दिया जाता वापस, आप अपना माल एक्सपोर्ट ना कर सकते, बाहर से इंपोर्ट ना कर सकते, आप जो दवाइयाँ बनती हैं, जो बच्चों के खाने बनते हैं, जो खुराकें हैं, जो आपके कपड़े बाहर एक्सपोर्ट होते हैं, वो सारी चीज़ों पे पाबंदी लग जाती। उसके ख़िलाफ़ कानून साजी हम कर रहे थे ताकि हम वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर सकें FATF की कि पाकिस्तान ग्रे से ब्लैक में ना चला जाए। अब ये ग्रे लिस्ट में मियाँ साहब के दौर में आया था, ब्लैक लिस्ट में भी रहा पीपल्स पार्टी के दौर में, हमने तो उसको ग्रे लिस्ट में लेके नहीं आए। अब अगर हम उसको ब्लैक लिस्ट से बचाना चाह रहे थे तो क्या ये फ़ायदा इमरान खान का था या पाकिस्तान का, आप बताएं? पाकिस्तान का था। तो वहाँ पे फिर बजाय FATF के लॉज को बेहतर करने के और उस पर तजावीज़ देने के, नैब के 38 पॉइंट लेके आ गए, जिनमें 34 पॉइंट इस बात पे थे कि उनको रिलीफ कैसे मिले। जैसे 99 से पहले आपने पूछना नहीं है, 99 से पहले क्या हुआ नहीं पूछना, 1 अरब से कम की करप्शन हो उस पर नैब सवाल नहीं करेगी, और उसके साथ साथ जो है कि पिछले 5 साल से पहले जो केसेस हैं वो बंद कर दिए जाएँ। इस तरह की चीज़ें यानी कि डायरेक्टली शहबाज साहब, नवाज साहब, जरदारी साहब, इन लोगों को फ़ायदा हो। सर इसका मतलब है तो कि इनके साथ बैठ के नेब लॉज पे आप उससे बात नहीं करेंगे, देखें, आपका ये कहना है? नैब लॉज पे तब बात करेंगे जब उसको सख्त करने के लिए आए। देखिए 34 पॉइंट है ना, 34 पॉइंट, आप कभी वो डॉक्यूमेंट्स पढ़ लीजिएगा, मैं आपको कॉपी दे दूंगा पार्लिमानी उमूर से। 38 पॉइंट्स थे ना, 34 पॉइंट इस बात पे थे कि मुल्ज़िम को रिलीफ कैसे मिले, पकड़ना किस तरह नहीं है, निकलना कैसे है, बेल कब होनी चाहिए, हम आपने इस लिमिट पे नहीं पकड़ना, उस लिमिट पे नहीं पकड़ना, तब से पीछे केसेस नहीं खुलने। एक नुक्ता उनका ऐसा नहीं था जिसमें ये बात हो कि पकड़ना है कैसे, सज़ा बढ़ाएं कैसे। जैसे इस तरह की भी तो अमेंडमेंट्स होती हैं ना कि 5 साल की सज़ा है तो इसको 7 साल कर दो, 10 साल की सज़ा है तो उम्र कैद कर दो, अगर आपने 50% उससे पैसा लेना है तो 50 नहीं 75% लो कि कौम का पैसा ज़्यादा निकले। इस तरह के कवानीन को सख्त करने की तो कोई बात नहीं थी, सिर्फ आपने वो नहीं होता पेचकस ला के नैब के पेच ढीले करने के वो आपके सारे तराकीब थे। पेचकस ला के नैब के पेचें टाइट करने का कुछ नहीं था, मतलब ये था कि आप सिर्फ रिलीफ ओरिएंटेड। तो हाँ, दरवाज़ा फिर भी बंद नहीं है, सियासत में दरवाजे बंद नहीं होते। अगर नैब लॉज को रिफॉर्म करने के लिए, तगड़ा करने के लिए और आपके पास कुछ है तो ले आएँ। अगर NRO चाहिए तो वो तो खान साहब ने आपको कह दिया है कि NRO तो आपको अब आसमान पे नहीं मिलेगा, ज़मीन पे हम कैसे दे दें। फॉरेन करेंसी अकाउंट के हवाले से अपोजिशन एतराज़ कर रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बहुत ताख़ीर कर रहा है फैसला करने में। मैं उस केस में 2 दफ़ा 3 दफ़ा गया हूँ पार्टी की तरफ से, और यकीन करें वहाँ उनको लेने के देने पड़ गए हैं। इलेक्शन कमीशन में जो केस चल रहा है ना, उसमें हमारे वकला ने, PTI के वकला ने अपने तो सारे जो 20,000 पता नहीं कितने हज़ार अकाउंट्स हैं और वो डोनर्स हैं उनकी डिटेल दे दी है। अब वहाँ हमने एक पिटिशन जमा की है जुलाई में, मेरे ख्याल में 2020 में। पिटिशन क्या है पता है क्या आपको? पिटिशन ये है कि हमने तो अपने डॉक्यूमेंट्स दे दिए न, उसने इलेक्शन कमीशन ने उनको स्क्रूटनी भी कर लिया। हमने पिटिशन ये की है कि जिस तरह PTI ने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे दिए हैं, सारी रसीदें दे दी हैं सादा अल्फाज में, अब 4 जमातें भी जमा करें, बाकी जितनी भी हैं, जमात इस्लामी भी जमा करे, जमीयत भी जमा करे, अवामी नेशनल पार्टी भी जमा करे, जरदारी साहब की जमात भी जमा करे। और वो जो असम्बली में कहा था ना एक हमारे बड़े भाई ने कि हुजूर ये हैं वो रसीदें जो बाद में जाली साबित हुई, नवाज शरीफ साहब की बात कर रहा हूँ, उनकी जमात भी अपने अकाउंट्स की डिटेल जमा करे। मज़े की बात यह है वो कहते हैं लेने के देने पड़ गए, सही मानों में अपोजिशन को उधर लेने के देने पड़ गए हैं। हमने तो जमा कर दिए, वो पकड़ाई नहीं दे रहे, ना अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर रहे हैं, और जो जमा किए हैं आपको पता है हमारे जितने डॉक्यूमेंट्स साइन शुदा हैं वो सारे जमा शुदा हैं, वो सारे वो चेयरमैन इमरान खान के साइन से हैं। वहाँ जो है सदर शहबाज साहब जो नून के सदर हैं और चेयरमैन जरदारी साहब या बिलावल साहब, उनके साइन से कोई एक भी अकाउंट डिटेल वहाँ पे जमा नहीं है, ना वो जमा करना चाह रहे हैं। तो इंशाल्लाह अब तो उनको इलेक्शन कमीशन से भी भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। अली खान साहब, सिंध और बलूचिस्तान के जज़ायर के हवाले से वहाँ के लोग हाँ जी, हाँ, बहुत सारे अच्छा सवाल है, रिएक्शन है, रद्द अमल है,
आपका वहाँ नुमाइंदगी भी है हाँ और जी, हाँ। आपके लोग भी हैं, वोट भी है, तो हाँ, आप हाँ। लोग दोनों छोटे सूबों से ज्यादती क्यों करना चाहते हैं? अच्छा, ये अच्छा आपने सवाल किया है बलोच साहब, अच्छा आपने कर दिया। कल परसों इस पे फ़ारूक नसीम साहब ने एक्सप्लेन किया है सेनेट में, और कल मैंने भी फिर दोबारा एक्सप्लेन किया सेनेट में ही, मेरी उस पे स्पीच भी मौजूद है। उसमें ये था कि ये जो जज़ायर है ना जी, जो बंडल आइलैंड्स हैं, बुद्धू बंडल आइलैंड्स, ये आज से नहीं, 1974 में जो आज पीपल्स पार्टी बड़ी रो रही है ना, उसकी मैंने नोटिफिकेशन की कॉपी जो है वो फ़ारूक साहब ने दिखाई थी और मैंने कल पढ़ी थी कि वो भुट्टो साहब के दौर में 1974 में वो जो है फेडरेशन को दे चुके थे, उसकी नोटिफिकेशन आ चुकी थी। दूसरा, ये जो आइलैंड है यहाँ पे कुछ लोग आबाद नहीं हैं, सिर्फ वहाँ पे ये अब डेवलप होना है कि वहाँ मछेरों के लिए कोल्ड स्टोरेज हो। सर आबाद नहीं है तो मिल्कियत तो उनकी है, ज़मीन सर तो मैं अर्ज़ पाकिस्तान की सिंध की है, उनके मैं अर्ज़ करता हूँ आपको कि वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज हो, वहाँ पे उनके लिए हार्बर्स बने, वहाँ मछेरों को फैसिलिटीज़ बने, वो एक इलाका ऐसा बने जो पाकिस्तान की तरक्की का मूजब हो। अब यहाँ पे पॉइंट है, इसकी मलकियत की तो लड़ाई ही नहीं है, असल इशू क्या है उसको ये गुडमुट कर रहे हैं अपोजिशन वाले ताकि उस पर सियासत कर सकें। पहली बात तो ये है, हुकूमत कोई मरकज़ी हुकूमत उसको अपने कब्ज़े में लेके कोई फेडरल का उधर ना मुलाजमीन भर्ती कर रहे हैं ना उधर कुछ अपना कर रहे हैं, वो रहेगा सूबे के पास ही। इसमें इनके साथ हमारा मुकालमा हुआ जुलाई में, मेरे ख्याल में पिछले साल 2020 में, तो सिंध की काबीना का लेटर हमारे पास आया कि बंडल आइलैंड्स को बेहतर करने के लिए जो आपकी तजावीज़ है हम उससे मुत्तफ़िक हैं और हम चाहते हैं कि आप उसका इंतज़ामी कंट्रोल संभालें, लेकिन उसकी डिटेल डिस्कस हो जाएंगी कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या करवाना है। तो फेडरल ने उसको एग्री किया कि ठीक है, आपके साथ मिलके, सिंध हुकूमत के साथ मिलके मरकज़ी हुकूमत बंडल आइलैंड्स को बेहतर करे, वहाँ मछेरों के लिए कोल्ड स्टोरेज, मछलियाँ स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज, फ़िश हार्बर्स वहाँ पे बनेंगे और एक ग्रीन सिटी बनेगी और उसमें तरक्की का, और उन्हीं सिंध के लोगों को वहाँ पे रिहाइश और वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिलेंगी। तो फेडरल गवर्नमेंट आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है और हम इसको आगे लेके जाते हैं। जब उनका लेटर आया उसके बाद ऑर्डिनेंस जारी कर दिया डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने। जब ऑर्डिनेंस जारी हो रहा था तब तक वो अपना लेटर वापस नहीं किया था। जब ऑर्डिनेंस जारी हो गया, लॉ बन गया, उस पर काम स्टार्ट होने लगा, तो बिलावल साहब को पता नहीं किसने कान में कह दिया कि ये तो कुछ गलत हो रहा है। अब उनसे सवाल ये कि 40 साल में आपने इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया, एक कोल्ड स्टोरेज आपने इन मछेरों बेचारों के लिए नहीं बनाई ताकि उसमें अपनी मछलियाँ स्टोर कर सकें, फ़िश हार्बर आपने नहीं बनाया, वहाँ पे आपने कोई फैसिलिटीज़ उन बेचारे सिंधियों को, मछेरों को 40 साल में नहीं दी। जब आपने ख़ुद लेटर लिखा कि मरकज़ी हुकूमत इसमें आके हमसे ताउन करे, हम ताउन करने के लिए आए, कानून बनाया, अब आपको पता नहीं किसने कान में कह दिया और आप अपने ख़त से पीछे हट गए। तो हम तो आपके लेटर पे बुनियाद बना के हम वहाँ पे आए, और अभी चूँकि केस अभी चला गया अदालत में, अदालत जो फैसला करेगी मरकज़ी हुकूमत उसको करेगी। देखें, हम तो आपकी ताउन के लिए आ रहे थे, वहाँ तो सिंधियों, मछेरा कौन है? सिंधी तो मचेरा है वहाँ पे, और बलोच है, उनके लिए वहाँ अगर हम कहते हैं आप हम पे नाराज़ हैं, आप खुद बना लें, लेकिन तीसरी, चौथी, पाँचवीं हुकूमत है पीपल्स पार्टी की, अब तक आपने इसको इम्प्रूव नहीं किया। और अगर आप इसको इम्प्रूव करना चाहते थे तो कर लेते, और अगर हमसे करवाना था तो फिर हमें लेटर क्यों भेजा? जब हमें लेटर भेजा उसकी बुनियाद पे हमने ऑर्डिनेंस जारी किया, अब आप जो है नाराज़ हैं। लेकिन बहरहाल अदालत इसका फ़ैसला कर लेगी, सब जुड़े से ये मामला, जो फ़ैसला अदालत का होगा इंशाल्लाह फेडरल गवर्नमेंट उसको करेगी। मैं अब भी दोबारा फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कहना चाहता हूँ कि हम इसमें सिंध हुकूमत के साथ हर तरह का ताउन करेंगे, लेकिन उनको सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, फ़ैसला कर लिया करें। अगर आपने फेडरल गवर्नमेंट से इसमें ताउन चाहते थे और लेटर लिखा था तो अपनी बात पे फिर पक्के रहें, और अगर आपने आपस में फ़ैसला नहीं किया था और सिंध की काबीना ने, मुराद अली शाह साहब ने बिलावल साहब की मर्ज़ी के बगैर वो लेटर लिखा था, तो वो तो फिर आपके घर की लड़ाई है, आपस में अपनी लड़ाई तो आप फैसले करें, हमें क्यों उसमें आप घसीटते हैं? अगर काबीना सिंध की जो है वो बिलावल साहब के मशवरे के बगैर काम करें, हम तो रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं। तो ये जी इंशाल्लाह उसमें कोई ज़्यादती नहीं होगी। अली खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। तो नाज़रीन, ये थे मुमलकती वज़ीर अली मोहम्मद ख़ान, और उसके जो भी हुकूमत के हवाले से जो इश्यूज़ थे या जो कारगुजारी है वो उन्होंने डिस्कस की है, और आवाम के जो तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से उन्होंने सवालात के जवाब दिए। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।